हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 48 से लेकर 55 तक। और इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने सेक्शन 47 तक डिस्कस कर लिया है। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है और मैंने इससे पहले आपको राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट और हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अभी ऑनगोइंग चल रहा है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, और हमारा एक हमने एक्ट किया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी हमारा आज खत्म हो जाएगा। तो हमने लगभग लगभग राजस्थान में आने वाले माइनर एक्ट आधे कवर कर लिए हैं और आधे भी हम नियर अबाउट सितंबर तक कवर कर लेंगे। और उसके बाद हमारा रिवीजन चलेगा माइनर एक्ट्स का और उसके बाद हम मेजर एक्ट को लेंगे। अब हालांकि बच्चे मेजर एक्ट बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन माइनर एक्ट छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। मेरा मेन फोकस यहाँ पर माइनर एक्ट्स के ऊपर है, ना कि मेजर एक्ट्स के ऊपर। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि बात करेगा सेक्शन नंबर 48 से लेकर 55 तक। तो देखते हैं क्या कहता है ये। सेक्शन नंबर 48, सेक्शन नंबर 48 बात करता है हमारा स्पेशल होम्स की। किसकी बात करेगा? स्पेशल होम्स की। क्या होते हैं देख लेते हैं। सब सेक्शन 1, द स्टेट गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश एंड मेंटेन आइदर बाय इटसेल्फ और थ्रो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और नॉन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन special homes which shall be registered as such in the manner may prescribed in every district, in every group of district, as may be required for rehabilitation of those children in conflict with the law who are found to have committed an offence, who are placed there by order of the juvenile justice board under section 18। क्या बोला इसने? इसने सिंपल सी बात बोली है कि जो भी राज्य सरकार होगी जिसके अंतर्गत वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनेगा, वो राज्य सरकार क्या करेगी? एस्टेब्लिश करेगी और मेंटेन करेगी। क्या करेगी? या तो खुद करेगी या किसी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या किसी एनजीओ के द्वारा। क्या एस्टेब्लिश करेगी, क्या मेंटेन करेगी? स्पेशल होम्स। और इन स्पेशल होम की जिम्मेदारी क्या होगी? विच शैल बी रजिस्टर्ड, ये पहली बात तो रजिस्टर्ड होंगे। दूसरा, एज इन सच मैनर एज में प्रिस्क्राइब, जैसा कि राज्य सरकार ने उसको रजिस्टर्ड होने के लिए पॉलिसी दे रखी है उस तरीके से रजिस्टर्ड होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कहाँ पर रजिस्टर्ड होंगे? राज्य की हर डिस्ट्रिक्ट में या राज्य की हर ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिला तहसील, ऐसे ऐसे लेवल पर राज्य सरकार चाहे तो उसको एस्टेब्लिश कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एज में रिक्वायर्ड फॉर द रिहेबिलिएशन ऑफ दोज चिल्ड्रन, ऐसे बच्चों की रिहेबिलिएशन के लिए बनेंगे स्पेशल होम जो बच्चे क्या होंगे? जो बच्चे पाए जाएंगे ऐसे अपराध को करते हुए जो कि विधि के विरुद्ध है। इन conflict with the law who are found to have committed an offense and who are placed thereby an order of a juvenile justice board, ऐसे बच्चे जो कि विधि के विरुद्ध कार्य करते हुए पाए जाएंगे उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके व्यक्तित्व सुधार के लिए, साथ साथ ऐसे बच्चे जिनको कि भेजने का ऑर्डर किसने पास किया है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पास किया है। और वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो ऑर्डर पास करता है हम कहाँ पढ़ के आए हैं? वो हम पढ़ के आए हैं सेक्शन नंबर 18 के अंदर। ये हमारा हो गया इसका सब सेक्शन 1। अब हम देखते हैं सब सेक्शन 2 में क्या कहता है। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रोवाइड फॉर द मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ स्पेशल होम्स, राज्य सरकार चाहे तो कुछ स्पेशल रूल्स बनाएंगी जिसके अंदर इन स्पेशल होम्स की क्या देखी जाएगी? मैनेजमेंट देखी जाएगी और इनकी कार्यशैली को देखा जाएगा कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, इनको जो कार्य सौंपा गया है ये उस तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जो हमने रूल बनाए हैं उस तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी काम को करने में कोई ढिलाई बरती जा रही है या नहीं बरती जा रही है। ये सब काम देखने का लिए राज्य सरकार क्या बनाएगी? रूल्स बनाएगी। ठीक है, आप देखते हैं आगे, जिसके अंदर इंक्लूडिंग द स्टैंडर्ड एंड वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम, ये किस तरीके की सर्विस दे रहे हैं। विच आर नेसेसरी फॉर द स्पेशल री इंटीग्रेशन ऑफ अ चाइल्ड, सर्विस भी कैसी? जो कि बच्चे की रिहेबिलिएशन के लिए जरूरी हो, जो कि बच्चे की व्यक्तित्व सुधार के लिए जरूरी हो, वो सर्विस का मुआयना किया जाएगा। किसके द्वारा?
राज्य सरकार के द्वारा। अब देखते हैं, एंड द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एंड द मैनर इन विच द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ स्पेशल होम में बी ग्रांटेड, और वो स्थितियां भी देखी जाएंगी कि इनको कौन से सर्कमस्टांसेस के अंदर स्पेशल होम का दर्जा दिया गया है, या कौन से सर्कमस्टांसेस के अंदर इन स्पेशल होम से इनका दर्जा वापस छीन लिया गया है। दोनों की बात की जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 कह देता है हमारा, द रूल्स मेड अंडर सबसेक्शन 2, जो हम पढ़ के आए हैं किसका, इनके रजिस्ट्रेशन को देने का, इनके रजिस्ट्रेशन को वो वापस लेने का, सोशल इंटीग्रेशन में जो सर्विस दी जा रही है उसका मुआयना करने का, इसके मैनेजमेंट को देखने का, इसकी कार्यशैली को देखने का, वो हम सेक्शन सब सेक्शन 2 में पढ़ के आ गए, ठीक है। एंड मे ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द सेग्रीगेशन एंड सेपरेशन ऑफ अ चिल्ड्रन फाउंड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ ऑन द बेसिस ऑफ एज, on basis of gender, on basis of the nature of the offense committed by them and the child mental and physical status। मतलब यदि राज्य सरकार चाहे तो वो कुछ ऐसे नियम भी बना सकती है जो कि हम बच्चों को जो पकड़ के लेके आए थे उस स्पेशल होम के अंदर, उनको आपस में सेपरेट करना है। अब मान लो कोई ऐसे बच्चे हैं उसके अंदर हमारे 5 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे हैं, तो इसके अंदर ऐसे भी कर सकते हैं, वो 5 से 8 का एक ग्रुप बना देंगे, 8 से 10 का एक ग्रुप बना देंगे, 10 से 11 का एक ग्रुप बना देंगे। या फिर ऐसा कर देंगे कि कोई बच्चा जो सीरियस ऑफेंस करके आए उनको अलग कैटेगरी में, जो पेटी ऑफेंस करके आए उनको अलग कैटेगरी में। अब ये सीरियस और पेटी ऑफेंस मैंने आपको पहले बता रखा है आपके, अब मैं इसको बार बार नहीं बताऊंगा, आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब या फिर मान लो वो महिला बच्ची है तो उसको अलग कैटेगरी में, लड़का है तो उसको अलग कैटेगरी में, तो उसके लिए भी नियम राज्य सरकार बना सकती है। इसमें सिर्फ सिंपल से ये बात लिखी है। अब हम देखते हैं सेक्शन 49, प्लेस ऑफ सेफ्टी क्या होता है। प्लेस ऑफ सेफ्टी क्या होता है ये भी देख लेते हैं हम। सेक्शन 49, प्लेस ऑफ सेफ्टी। सेक्शन 48 में हमने क्या पढ़ा था, स्पेशल होम्स। द स्टेट गवर्नमेंट शैल, अब यहाँ पर प्लेस ऑफ सेफ्टी के लिए शैल वाला मामला आ गया, मतलब मैंडेटरी प्रोविजन है, बनाना ही पड़ेगा। शैल सेट अप एटलीस्ट वन प्लेस ऑफ सेफ्टी इन अ स्टेट रजिस्टर्ड अंडर 41। कम से कम एक प्लेस ऑफ सेफ्टी तो राज्य सरकार को बनाना ही पड़ेगा। और ये हमें प्लेस ऑफ सेफ्टी का रजिस्ट्रेशन कहाँ दे रखा है, सेक्शन 41 के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सो एज टू प्लेस अ पर्सन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स ऑफ अ और अ चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ हु इज बिटवीन 16 टू 18 ईयर। अब प्लेस ऑफ सेफ्टी में किसको रखा जाएगा, ऐसा बच्चा जो कि 18 साल से ऊपर का हो, उसको हम स्पेशल होम से ट्रांसफर करके प्लेस ऑफ सेफ्टी में डाल देंगे। या फिर कोई ऐसा बच्चा जो कि कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के ऑफेंस में आया हो, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 16 साल से 18 साल की। तो हमने यहाँ पे दो चीजें सीखी कि पहली चीज, कोई भी बच्चा बोला मैंने यहाँ पे, कोई भी बच्चा, कोई भी, उसकी एज क्या होगी 18+, तो उसको हम कहाँ भेज देंगे, प्लेस ऑफ सेफ्टी में। अब दूसरी चीज, जो कि कन्फ्लिक्ट विद लॉ में पाया गया है, विधि विरुद्ध कार्य में पाया गया है, तो उसकी एज होनी चाहिए 16 से लेकर 18 के बीच में। ये बात सही है। एंड इज एक्यूज ऑफ कन्विक्ट इन कमिटिंग एन हीनियस ऑफेंस, और क्या होने चाहिए, हीनियस ऑफेंस के कन्विक्ट होने चाहिए। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो इन कैटेगरी के बच्चों को हम कहाँ भेजेंगे, इन कैटेगरी के बच्चों को हम भेजेंगे प्लेस ऑफ सेफ्टी के अंदर। यहां तक कि हमें बात क्लियर है। अब हम देखते हैं सबसेक्शन 2। Every place of safety shall have separate arrangement and facility for stay of such children, such person during the process of inquiry, and children or person convicted committing an offense। जब तक इंक्वायरी चलेगी तब तक उस कैटेगरी के आदमी को, उस कैटेगरी के बच्चे को, जो मैंने ऊपर बता रखी है 18+, 16 से 18 और इनियस वाली, इन कैटेगरी वाले बच्चों को जब तक इंक्वायरी चलेगी उनके ऊपर तब तक प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा। ये कोई पहली बात। और उनके लिए सेपरेट अरेंजमेंट किए जाएंगे और उनके लिए सेपरेट फैसिलिटी दी जाएगी, किनको, उन उस कैटेगरी के बच्चों को और उस कैटेगरी के पर्सन को। ये हमारी बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं सबसेक्शन 3। द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स प्रिस्क्राइब बाय द टाइप of the place that can be designated as the place of safety under subsection 1 and facilities service that may be provided therein। अब राज्य सरकार किसी भी स्थान को स्थानांतरित कर सकती है, बोल सकती है कि ये स्थान अब से प्लेस ऑफ सेफ्टी के नाम से जाना जाएगा और इस स्थान के अंदर ये फैसिलिटी दी जाएंगी। ये भी कौन कर सकता है, राज्य सरकार कर सकती है। तो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 50। यह अभी हमने पढ़ा प्लेस ऑफ सेफ्टी। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 50 में चिल्ड्रन होम। अब ये क्या होते हैं चिल्ड्रन होम, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 50 के अंदर।
द स्टेट गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट और ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट आइदर बाय इटसेल्फ और थ्रू वॉलंटरी और एनजीओ चिल्ड्रन होम। राज्य सरकार चाहे तो हर डिस्ट्रिक्ट में और हर ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर या तो खुद या किसी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर या एनजीओ के साथ मिलकर के क्या स्थापित करेगी और मेंटेन करेगी किसको? चिल्ड्रन होम को। अब उनका रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है, बिल्कुल है सर। विच शैल बी रजिस्टर्ड एज सच फॉर द प्लेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर। अब चिल्ड्रन होम में किसको रखा जाएगा? ऐसे बच्चों को जिनको की केयर और प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। और अगर हम प्लेस ऑफ सेफ्टी की बात करेंगे तो उसमें हमने क्या पढ़ी थी? 18+। और अगर वो हेनियस ऑफेंस करके आया है तो 16 से 18+। ये भी हमने बात समझ में आई। प्लेस ऑफ सेफ्टी, ऑब्जर्वेशन होम और चिल्ड्रन होम में आपको कोई डिफरेंस समझ में आ रहा होगा हल्का हल्का। अब हम देखते हैं फॉर देयर केयर, ट्रीटमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। किसी भी ऐसे बच्चे को जिसको कि क्या जरूरत है? केयर और प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, तो उस हर एक बच्चे की एजुकेशन का, हर उस बच्चे की ट्रेनिंग का, हर उस बच्चे की ट्रीटमेंट का, हर एक बच्चे की केयर का, डेवलपमेंट का, रिहेबिलिटेशन का जिम्मा किसके ऊपर आ जाता है? चिल्ड्रन होम के ऊपर आ जाता है। कोई बात नहीं है इसके अंदर, सिंपल सी बात है। द स्टेट गवर्नमेंट शैल, सब सेक्शन 2 बांट रहा हूं मैं। द स्टेट गवर्नमेंट शैल डेजिग्नेट एनी चिल्ड्रन होम एज अ होम फिट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड डिलीवरिंग स्पेशलाइज सर्विस डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। अब राज्य सरकार किसी भी चिल्ड्रन होम को फिट फॉर चिल्ड्रन घोषित कर सकती है और उसके अंदर उसमें रहने वाले बच्चों को जो जो भी रिक्वायरमेंट होगी किसी भी केयर प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, तो उसकी व्यवस्था भी कौन करवाएगा? राज्य सरकार करवाएगा। और ये समय अनुसार चीज बदलती रहेगी, ये फिक्स रहेगी नहीं। मतलब जैसे जैसे जिस जिस समय पर आवश्यकता पड़ती रहेगी केयर प्रोटेक्शन की, तो उस समय के स्थान पर, उस समय के अनुसार राज्य सरकार किसी भी चिल्ड्रन होम को क्या कर सकती है? फिट फॉर चिल्ड्रन होम डिसाइड कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 3 की अगर हम बात करेंगे, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रोवाइड फॉर द मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन होम इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड नेचर ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल केयर प्लान और ईच प्लान। अब ऊपर वाली बात कर दी इसने भी कि राज्य सरकार क्या कर सकती है? मॉनिटरिंग भी कर सकती है। राज्य सरकार क्या कर सकती है? उसके अंदर जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसका मैनेजमेंट का मुआयना भी कर सकती है। कैसे करेगी? रूल बनाए करेगी, जिसके अंदर वो ये देखेगी कि जो भी उन बच्चों को सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो तय मानकों के अनुसार है या नहीं है, क्या उसमें कुछ कमी है या नहीं है, या जो इंडिविजुअल केयर प्लान बनाए गए हैं उसके अनुसार इन बच्चों को सर्विस प्रोवाइड की जा रही है या नहीं की जा रही है। इतनी बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 51। अब सेक्शन नंबर अगर हम 51 की बात करेंगे तो इसमें सीधे सीधे बात कर दिया गया है फिट फैसिलिटी की, और 52 बात करेगा फिट पर्सन की। 51 फिट फैसिलिटी और 52 फिट पर्सन। आप देखते हैं क्या होगा ये फिट फैसिलिटी और फिट पर्सन। अब देखो, चाहे फिट फैसिलिटी हो चाहे फिट पर्सन हो, उसको अपॉइंट कौन करेगा? उसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? बोर्ड करेगा या कमेटी करेगी? कौन करेगा? बोर्ड करेगा या कमेटी करेगी? किसको? किसी भी फिट फैसिलिटी को या किसी भी फिट पर्सन को। ये बात हमें बात समझ में आती है। अब देखते हैं, द बोर्ड और द कमेटी शैल रिकॉग्नाइज अ फैसिलिटी बीइंग रन बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ registered under any law for time being in force to be a fit to temporarily take the responsibility of a child for a specific purpose after a due inquiry regarding their suitability of a facility and the organization to take care of the children in such manner as may be prescribed। क्या बोला इसने? इसने ये बोला कि जो भी बोर्ड होगा या जो भी कमेटी होगी वो क्या करेगी? मैंडेटरी प्रोविजन आ गया मैं ख्याल है। वो क्या करेगी? रिकॉग्नाइज करेगी किसी भी फैसिलिटी को। अब वो फैसिलिटी चाहे कोई एनजीओ चला रहा हो, वो फैसिलिटी चाहे कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हो, वो फैसिलिटी कोई सरकार चला रही हो, उससे मतलब नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। अब वो खाली इस एक्ट में रजिस्टर्ड हो जरूरी नहीं है, किसी भी एक्ट में हो रजिस्टर्ड हो सकता है। यहाँ पर बात लिख दी गई है रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। अब इसका मेन काम क्या होगा? टेम्परेरी पीरियड के लिए उस बच्चे की देखभाल की जाएगी। टेम्परेरी पीरियड के लिए उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। क्या लिखा है? टू बी अ फिट
टू टेम्परेली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए उस बच्चे की जिम्मेदारी टेम्परेरी पीरियड के लिए दी जाएगी, किसको, फिट फैसिलिटी को। यहां तक बात समझ में आती है। और वो ऐसे दे देंगे क्या, नहीं, पहले इंक्वायरी करेंगे कि इस बच्चे की देखरेख करने के लिए इसके पेरेंट्स है या नहीं, इस बच्चे की देखरेख करने के लिए इसके गार्जियन है या नहीं, इस बच्चे की देखरेख करने के लिए कोई और अथॉरिटी हमें अवेलेबल है या नहीं। अगर कोई नहीं मिलता तो हम उसको कहाँ भेज देंगे, फिट फैसिलिटी के पास भेज देंगे। और ये परमानेंट नहीं होगा, ये टेम्परेरी होगा और किसी स्पेशल पर्पस के लिए होगा। ये हमें 3-4 बातें इसमें याद रखनी है। अब देखते हैं सब सेक्शन 2। द बोर्ड और द कमेटी में विड्रॉ द रिकॉग्निशन अंडर सबसेक्शन 1 फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डिंग इन राइटिंग। अब बोर्ड या कमेटी चाहे तो उसका रिकॉग्नाइजेशन वापस भी ले सकती है, लेकिन उसका रिकॉग्निशन लेने से पहले उनको अपनी वो उन्होंने क्यों लिया है उसका कारण लिखित में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि रिकॉग्निशन दे दी हो, लेकिन वो जो हमारी फिट फैसिलिटी है वो तय मानकों के आधार पर काम नहीं कर रही हो, वो तय मानकों के आधार पर वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रही है जो कि गवर्नमेंट के रूल में लिखा था। तो उस कंडीशन में बोर्ड या कमेटी वो चाहे तो उसका रिकॉग्निशन वापस भी ले सकती है। और उसको ये मेंशन करना पड़ेगा, ये लिखित में उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि भैया ये कारण थे, इसकी वजह से हमने क्या किया, ये जो भी फिट फैसिलिटी थी इसका हमने रिकॉग्निशन वापस ले लिया। यहां तक कि हमें बात क्लियर है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 52। मैंने जैसा कि आपको अभी स्टार्टिंग में बता दिया था कि चाहे फिट पर्सन हो चाहे फिट फैसिलिटी हो, ये क्या होंगे, इनको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, बोर्ड या कमेटी। देख लेते हैं सेक्शन 52। फिट पर्सन कौन होंगे, the board or the committee shall, after due verification of a credential, recognize any person fit to be temporarily receive a child for a care, for protection, and for treatment of such child for a specified period and in a manner may be prescribed। अब फिट पर्सन को भी कौन रिकॉग्नाइज करेगा, कोई भी बोर्ड या कोई भी कमेटी, लेकिन कब करेगा, पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद। जो भी तय मानक हो गए उनकी पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद ही कोई भी बोर्ड या कोई भी कमेटी क्या करेगी, किसी भी आदमी को फिट पर्सन के तौर पर रिकॉग्नाइज करेगी। लेकिन उसका भी काम क्या होगा, टेम्परेरी तौर पर उस बच्चे की जिम्मेदारी उठाना होगा, टेम्परेरी तौर पर उस बच्चे की केयर करना होगा, टेम्परेरी पीरियड के लिए उस बच्चे की प्रोटेक्शन करना होगा, टेम्परेरी पीरियड के लिए उस बच्चे की ट्रीटमेंट करने का उसका जिम्मा होगा। लिखा हुआ टेम्परेरी पीरियड स्पेसिफाइड जो कि ऑर्डर में होगा या जो भी रूल में प्रिस्क्राइब होगा। ये हमें बात समझ में आती है। अब हम देख लेते हैं वही ऊपर वाली बात है, सबसेक्शन 2। द बोर्ड और द कमेटी एज द केस में बी मे विड्रॉ द रिकॉग्नाइजेशन ग्रांटेड अंडर सबसेक्शन 1 फॉर अ रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। यहां पर जहां भी ऐसा बोर्ड को या कमेटी को लगता है कि ये जो फिट पर्सन है ये सर्विस प्रोवाइड करवाने में एलिजिबल नहीं है, इसके सर्विसेज में कुछ खोट है, इसकी सर्विसेज में कुछ कमियां है, तो वो भी लिखित में उन कारणों को मेंशन करके उस फिट पर्सन से वो रिकॉग्नाइजेशन वापस ले सकती है। सिंपल सी बात है, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 53। अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 53 की तो क्या कहता है, रिहेबिलिएशन एंड री इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज इन इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, मैनेजमेंट देयर ऑफ। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, उसका रिहेबिलिएशन, उसका री इंटीग्रेशन, उसका मैनेजमेंट, उन सब की देख रेख करना, वो हम देखेंगे 53 के अंदर। देख लेते हैं सब सेक्शन 1। द सर्विसेज दैट शैल बी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ अ चाइल्ड या चिल्ड्रन शैल बी इन सच मैनर में प्रिस्क्राइब विच में इंक्लूड। जो भी इंस्टीट्यूशन इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुआ है किस काम को करने के लिए, चिल्ड्रन की रिहेबिलिएशन के लिए और चिल्ड्रन की री इंटीग्रेशन के लिए,
उसको काम किन मानकों पे करना पड़ेगा, किस तरीके से करना पड़ेगा, वो अब हम पढ़ेंगे। क्या है, क्या क्या इंक्लूड है। पहला, बेसिक रिक्वायरमेंट सच एज फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, मेडिकल अटेंशन एज पर प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड। उन हर एक इंस्टीट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए, खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, शेल्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, क्लोथिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, मेडिकल अटेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। सिंपल बात है। पॉइंट टू, इक्विपमेंट सच एज व्हील चेयर, प्रोस्थेटिक डिवाइस, हियरिंग एड, ब्रेल किट्स and other suitable aid appliances as required for children with special needs। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। अब मान लो कोई फिजिकल डिसेबल्ड बच्चे हैं, तो उनके लिए कोई बैसाखी भी हो सकती है, कोई व्हील चेयर भी हो सकती है, कोई वॉकर भी हो सकता है। मतलब वॉकर इसमें लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है क्योंकि वो स्पेशल नीड का बच्चा है, चाहिए उसको। तो इसमें कुछ भी हो सकता है। जो कि अब कोई बच्चा मान लो सुनने में सक्षम नहीं है, थोड़ा कम सुनाई देता है, तो उसके लिए हियरिंग मशीन। तो ये सब बातें इसमें लिखी गई है कि जो भी उस बच्चे को स्पेशल नीड के लिए चाहिए, जो उस बच्चे की बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसके बिना वो काम नहीं कर सकता, वो भी इसमें समान होना चाहिए। ये बात समझ में आती है। पॉइंट नंबर 3, appropriate education including supplementary education, special education, appropriate education for children with special need। अब कोई ऐसे बच्चे मान लो अंधे हैं, आंख से दिखता नहीं है, तो उनको वो कैसे पढ़ेंगे, तो उनके लिए अलग एजुकेशन सिस्टम लगाना है वहां पे। कोई बच्चे सुन नहीं सकते, तो उनको सिंबल्स के थ्रू समझाना है। कोई बच्चे पढ़ नहीं सकते, तो उनको अक्षर समझाने हैं। तो मतलब जो भी बच्चों की बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग उनकी एजुकेशन सिस्टम भी हमें ठीक करना है। लेकिन प्रोवाइडेड क्या लिखा है, प्रोवाइडेड क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years एज प्रोविजन ऑफ राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन शैल अप्लाई। अब लेकिन अगर कोई बच्चा इनमें 6 से 14 साल का बच्चा है, तो उसके ऊपर क्या अप्लाई हो जाएगा, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो उसके अंतर्गत उस बच्चे को क्या क्या मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, लाइफ स्किल एजुकेशन, मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन इंक्लूडिंग काउंसलिंग स्पेसिफिक नीड ऑफ द चाइल्ड। ठीक है। रिक्रिएशनल एक्टिविटी इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स कल्चर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स कल्चर एक्टिविटी में भी भाग लेने का मौका मिलेगा और प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। लीगल एड देनी पड़ेगी। रेफरल सर्विस ऑफ एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, डी एडिक्शन, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ये सब भी देना पड़ेगा। केस मैनेजमेंट इंक्लूडिंग प्रिपरेशन एंड फॉलो अप ऑफ इंडिविजुअल केयर प्लान। जो भी प्लान बनेगा उसको फॉलो अप करना पड़ेगा, उसको तय मानकों के आधार पर देखना पड़ेगा और बर्थ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। असिस्टेंट ऑफ ऑब्टेनिंग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उसके आईडी प्रूफ का भी लिए असिस्टेंस हमें करना पड़ेगा। एनी अदर सर्विसेज, और कोई भी ऐसी अन्य सर्विस जो इसके अंदर नहीं दी गई है और राज्य सरकार को जो लगता है कि भैया ये भी होनी चाहिए, तो राज्य सरकार उसको अपने रूल्स में मेंशन करके वो उसको आगे दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं सब सेक्शन 2। एवरी इंस्टीट्यूशन शैल हैव अ मैनेजमेंट कमेटी। जो भी इंस्टीट्यूशन इस एक्ट के अंतर्गत बनेगी, उसके पास एक मैनेजमेंट कमेटी होगी, टू बी सेट अप इन अ मैनर एज में प्रिस्क्राइब एंड मैनेज द इंस्टीट्यूशन एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ एवरी चाइल्ड। और उस कमेटी का क्या होगा, काम क्या होगा, कि जो भी इंस्टीट्यूशन बने हैं उसकी मैनेजमेंट देखना और उस बच्चे की क्या देखना, प्रोग्रेस देखना, कि इस इंस्टीट्यूशन में आने के बाद उस बच्चे के व्यवहार में, एक्ट में कुछ इंप्रूवमेंट आई या नहीं आई, कुछ प्रोग्रेस आई या नहीं आई। ठीक है। सब सेक्शन 3, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन housing children above 6 years of age shall facilitate setting up of children committee for participating in such activity as may prescribe for the safety and well-being of a children in an institution। जो भी ऐसा इंस्टीट्यूशन बनेगा, उसके ऑफिसर इन चार्ज की ये जिम्मेदारी होगी कि वो क्या एस्टेब्लिश करेगा, फैसिलिटेटिंग सेटिंग अप ऑफ चिल्ड्रन कमेटी बनाएगा, और उसके अंदर वो बच्चों के ऊपर जो होने वाले जितने भी कार्य हैं,
उनका वो देखभाल करेगा। सिंपल सी बात है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 54। अब कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन बने हैं तो उनका इंस्पेक्शन भी होगा, और वो कैसे होगा वो हम देखेंगे सेक्शन नंबर 54 के अंदर। इंस्पेक्शन ऑफ अ इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, जो भी इस एक्ट के अंदर इंस्टीट्यूशन बनेंगे उनका इंस्पेक्शन कैसे होगा। अब उसके लिए राज्य सरकार क्या करेगी, एक इंस्टीट्यूशन इंस्पेक्शन कमेटी का गठन कर देगी। देखते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इंस्पेक्शन कमेटी फॉर द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एज द केस में बी। कोई भी इंस्टीट्यूशन चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में बना हो चाहे स्टेट में बना हो, उसकी इंस्पेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। यहां तक की बात समझ में आती है। फॉर ऑल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज टू बी फिट अंडर दिस एक्ट, कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन जो इस एक्ट के अंतर्गत रिकॉग्नाइज किए गए हों या रजिस्टर्ड किए गए हों, उनकी इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो किसी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होंगे, किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए होंगे, जो भी राज्य सरकार को उचित लगेगा। यहाँ पे भी हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसेक्शन 2, सच इंस्पेक्शन कमेटी शैल मैंडेटरीली कंडक्ट विजिट टू ऑल फैसिलिटी हाउसिंग चिल्ड्रन इन एरिया एलोकेटेड एटलीस्ट वन इन अ 3 months। जो भी कमेटी का गठन होगा वो 3 महीने में कम से कम एक बार, 3 महीने में कम से कम एक बार हर एक इंस्टीट्यूशन में जाएगी, जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में आएंगे। कब जाएगी? 3 महीने में कम से कम एक बार। और उसके अंदर कम से कम 3 मेंबर तो होने ही चाहिए, और उन 3 मेंबर में भी कम से कम एक महिला होनी चाहिए। ऑफ whom एटलीस्ट वन शैल बी वुमेन। और एक महिला हो और कम से कम एक कौन हो? मेडिकल ऑफिसर हो, एंड वन शैल बी मेडिकल ऑफिसर। और ये 3 या उनसे ज्यादा लोगों का जो ग्रुप होगा वो क्या करेगा? अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, एंड सबमिट रिपोर्ट टू द फाइंडिंग ऑफ विजिट विद इन अ वीक। जैसे ही मान लो उन्होंने वहां पे विजिट किया 2 तारीख को, तो इनको 9 तारीख से पहले पहले अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, एक हफ्ते के अंदर अंदर। कोई बात नहीं। कब से? जब से उन्होंने वहां पर इंस्टीट्यूट में विजिट किया है। ये हमें बात समझ में आती है। टू किसको देंगे? टू द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को या स्टेट गवर्नमेंट को, जो भी उनको आदेशित हो। कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आगे फर्दर एक्शन के लिए उनको आदेश दिया जाएगा। यहां तक बात समझ में आती है। अब देखते हैं। जब वो रिपोर्ट इंस्पेक्शन की दे दी जाएगी एक हफ्ते के अंदर अंदर, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी? 1 महीने के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को या स्टेट गवर्नमेंट एक कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। यहां तक बात क्लियर है। ये सेक्शन नंबर 55 आप अपने आप करेंगे। अब हम कल मिलते हैं हमारे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।